एपिसोड सेकंड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड वन का एंड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एसॉन ग्वानसिक की दादी से बचने के लिए एक जगह पर जाकर छुप जाती है और फिर हम देखते हैं कि मार्केट बंद हो जाने के बाद ग्वानसिक एसॉन को ढूंढता है और फिर उसे अपने हाथों से शूज़ पहनाता है। एसॉन उसे कहती है कि तुम्हारी दादी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, जबकि हम दोनों में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तुम एक मछली बेचने वाले के बेटे हो और मैं एक गोताखोर की बेटी हूँ। तुम कौन सा कहीं के राजकुमार हो। ग्वानसिक बस उसकी बातें चुपचाप सुनता रहता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए एसॉन ग्वानसिक से कह रही होती है कि साथ में रहने से प्यार थोड़ी बढ़ता है। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए बैठती हूँ ताकि तुमसे थोड़ा बिजनेस सीख सकूँ। मुझे कौन सा शादी करने के लिए लड़का फंसाना है, और वैसे भी मैं क्यों ही तुमसे शादी करूँगी। तुम तो इस आइलैंड पर रहते हो जबकि मैं सियोल की हूँ। ग्वानसिक उससे कहता है कि वहाँ तो बस तुम्हारे अंकल की एक दुकान थी, वो भी ग्वांगी में। जिस पर एसॉन उससे कहती है कि हाँ, तो ग्वांगी तो सियोल के पास में ही है ना। समंदर की वजह से मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया, इसलिए मैं यहाँ के लड़के से कभी भी शादी नहीं करूँगी। और हाँ, उससे तो बिल्कुल भी नहीं जिसे एक कविता तक भी नहीं आती हो। ग्वानसिक चुप ही रहता है तो एसॉन से कहने लगती है कि कुछ तो जवाब दो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पुतले से बात कर रही हूँ। ग्वानसिक कहने लगता है कि फिर तुम मेरी पॉकेट से हाथ निकालो और जाकर किसी सियोल वाले की पॉकेट में डालो। उन दोनों को साथ में जाते हुए ग्वानसिक की दादी और मॉम भी देख रहे होते हैं। ग्वानसिक की दादी ग्वानसिक की मॉम से कह रही होती है कि तू अपना बेटा इस लड़की को दे दे, क्योंकि तुझे तो इसमें कोई भी खराबी दिखती ही नहीं। ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि मैं आपके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगी, आपको अच्छे से पता है। ग्वानसिक की दादी कहने लगती है कि क्या भरोसा, ऐसा ना हो वो आधी रात को तेरी नाक के नीचे से भाग जाए जैसे तू मेरे बेटे के साथ भागी थी। और वैसे भी इस खानदान के लड़के तो लड़कियों के को देखकर लट्टू हो जाते हैं। ग्वानसिक की मॉम उनसे कहने लगती हैं कि ग्वानसिक अभी जवान है, उसके साथ घूमेगा फिरेगा खुद ही छोड़ देगा। वो उस लड़की पर बस बचपन से सिर्फ तरस खाते आया है और वो उससे शादी कभी भी नहीं करेगा। वहीं ग्वानसिक और एहसान चलते चलते खेतों तक आ जाते हैं। यहाँ एहसान ग्वानसिक के हाथ में मछलियाँ देखकर कहने लगती है कि आज भी इतनी सारी मछलियाँ, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। अगर तुम हम पर तरस नहीं खाते तो हमारा क्या ही होता। ग्वानसिक उससे फिर से वही बात कहता है कि अगर मुझे किसी पर तरस ही खाना होता तो मैं किसी भिखारी पर खाता। एहसान कहने लगती है कि स्कूल में भी तो तुम मुझे अपना बचा हुआ मिल्क और ब्रेड दे देते हो, अब तो मुझे आदत सी हो गई हो। ग्वानसिक कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं 10 सालों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें मछलियाँ दे रहा हूँ। एहसान कहती है कि ये तरस नहीं तो और क्या है। ग्वानसिक कहता है कि क्या मैं 10 सालों से इसलिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। एहसान कहने लगती है तो फिर क्यों घूम रहे हो, आज तो तुम मुझे बता ही दो। ग्वानसिक इधर उधर देखने लगता है तो एहसान उससे कहने लगती है कि अभी इधर उधर क्यों देख रहे हो, मेरी आंखों में देखो और बताओ, अगर तुम मुझे मछलियाँ ही दोगे तो मैं यही समझूंगी ना। तभी ग्वानसिक अचानक से रुककर एहसान को किस कर देता है और कहने लगता है कि अब समझ आया मैं तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमता हूँ। भिखारी समझता तो क्या तुम्हें किस करता। एहसान कहने लगती है कि ये कोई तरीका है अपने दिल की बात कहने का, तुमने तो मेरी नाक पर ही किस कर ली। ग्वानसिक उसे कहने लगता है कि मुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस एहसान ऑकवर्ड होते हुए कहने लगती है कि एक तो तुमने मेरी नाक पर किस कर ली और ऊपर से, और वो आगे कुछ कहने ही वाली होती है। तभी ग्वानसिक उसे चुप करते हुए कहने लगता है कि तुम बोलती रहती हो तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और वैसे भी अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है तो तुम हर वक्त मेरी पॉकेट में हाथ डालकर क्यों घूमती रहती हो, और हर रोज़ तुम्हारे लिप्स इतना ज़्यादा चमकते क्यों रहते हैं। एहसान ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं हर रोज़ लिपस्टिक लगाती हूँ। तो ग्वानसिक भी उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि क्यों। तो एहसान कहने लगती है कि तुम्हारे लिए। ये सुनकर ग्वानसिक अचानक से चुप हो जाता है। एहसान कहने लगती है कि मैं इस दिन का तब से इंतज़ार कर रही हूँ जब से मैं सिर्फ 14 साल की थी। फिर वह दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1993 में, जहाँ हम एहसान को उसकी मिडिल एज में देखते हैं। वो एक टीवी पर शो देख रही होती है। तभी एहसान की बेटी जिसका नाम गुमयांग था वो पूछती है कि मॉम, क्या डैड आपका पहला प्यार था।
एहसान उससे कहने लगती है कि पता नहीं। तब कुमयांग उससे कहने लगती है कि पहली किस्त तो याद होगी ना। तभी एहसान का बेटा जिसका नाम उनगंग था वो कहने लगता है कि बेशर्म, कोई अपनी मॉम से ऐसे सवाल पूछता है। एहसान अपनी बेटी से कहने लगती है कि पता है सरसों के फूलों की खुशबू बहुत तेज़ होती है, उसमें एक अलग सा नशा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की और एहसान के हस्बैंड घर आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर हमें एहसान के हस्बैंड का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। लड़की एहसान से कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है। तभी एहसान उनके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और खुद से बातें करते हुए कहने लगती है कि अगर मुझे पता होता वो बहार मेरी ज़िंदगी की असली बहार है तो मैं उसे खुलकर जीती। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हम एहसान और ग्वानसिक को अभी भी सरसों के खेतों में ही देखते हैं। एहसान ग्वानसिक से कह रही होती है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। ग्वानसिक इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है कि उसके पैर भी लड़खड़ा रहे होते हैं और वह उससे झूठ बोलते हुए कह रहा होता है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि एहसान घर जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे डांस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है। जैसे ही वो घर आती है सबसे पहले तो वो अपने छोटे भाई को खाना खिलाती है और फिर डांस करते करते वह अपनी छोटी बहन को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए वार्डरोब खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एहसान के स्टेप डैड और उनकी नई वाइफ थी जिससे वह अभी अभी शादी करके आए थे। इसके बाद एहसान अपने स्टेप डैड और उनकी नई वाइफ को रात में बातें करते हुए सुन रही होती है, जहाँ उनकी नई वाइफ कह रही होती है कि मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी नई बीवी की बेटी का ख्याल क्यों रखूँ। एहसान के स्टेप डैड उसे चुप करा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बीवी चीखते हुए कह रही होती है कि तुम उससे इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं, वो थोड़ी ना इस घर की मालकिन है, यहाँ क्या सिर्फ उसकी मनमानी चलेगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एहसान अपनी दादी के घर आ जाती है, जहाँ उसकी चाचा उसकी दादी से कह रहे होते हैं बचपन से तो वो उस परिवार को पाल रही होती है और अब मुंह उठाकर यहाँ आ गई। इसे पता है कि अब हम झोपड़ी में रहते हैं, इसका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि ये काम करे और हमें पैसे दे, लेकिन नहीं, इसे तो उस निकम्मे आदमी का घर पालना है। एहसान की दादी एहसान से पूछती है कि क्या तुम सच में कॉलेज जाना चाहती हो। ये सुनकर तो एहसान के अंकल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि माँ अब तुम ये मत कहना कि आप अपनी सारी सेविंग्स इसे दे रही हो। यहाँ हमें उसी सुबह का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ एहसान के स्टेप डैड की वाइफ ने एहसान की मॉम की फ़ोटो को घर से उतार दिया था। ये देखकर एहसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह उनसे कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की फ़ोटो हटाने की। एहसान के स्टेप डैड की वाइफ कहने लगती है कि मैं क्या अपने पति की पुरानी बीवी की फ़ोटो इस घर में लगी रहने दूँगी। एहसान अपने भाई बहनों से कहने लगी थी कि तुम दोनों कहाँ थे जब ये मेरी माँ की तस्वीर उतार रही थी, तुम दोनों एक आइसक्रीम में ही बिक गए। एहसान अपने डैड से कहती है कि आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर उसके स्टेप डैड की वाइफ कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो, तुमने इस बच्ची से भी पैसे लिए हैं। एहसान के स्टेप डैड कहने लगते हैं कि मिनाक तुम मुझे इतना घटिया समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एहसान कहने लगती है कि मैंने बहुत काम किया है, आपने कहा था कि अगर मैं आपके बच्चे को पालूंगी तो आप मेरी कॉलेज की फ़ीस भरोगे, मुझे मेरे पैसे दो, आपने वादा किया था, मैंने तो खेतों में कैबेज भी उगाकर बेची है, आप मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, आपने तो मॉम की कसम भी खाई थी। मिनॉक उनसे कहने लगती है कि इस निठल्ले आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है, ये तुम्हें कहाँ से पैसे देगा, इसलिए तुम जाओ और अपना इंतज़ाम कहीं और करो। इसी तरह से सर्दियों का मौसम आ जाता है। एहसान के अंकल उसे कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, तुम बुसान जाकर काम सीखो तो वो तुम्हें काम सीखने के बदले पैसे भी देंगे और उसमें से तुम आधे पैसे हमें भेज देना, अभी हमें काफ़ी ज़रूरत है। एहसान इमोशनल होते हुए कहने लगती है कि मॉम सही कहती है कि जेजू में कुत्ता बनकर पैदा हो जाओ पर एक औरत बनकर कभी भी पैदा मत होना। एहसान अपने अंकल से कहती है कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। उसके अंकल उसे कहते हैं कि काम नहीं करोगी तो क्या इस घर में ऐसे ही पड़ी रहोगी। एहसान उनसे कहने लगती है कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, अगर मैंने खुद को जीते जी मार दिया तो मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा रोएंगी। एहसान के अंकल कहने लगते हैं कि जब तुम्हारी मॉम ही नहीं रही तो इन सब बातों का क्या फ़ायदा, और दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारी खुली बाहों से स्वागत होगा।
इसके बाद एहसान रोते हुए गॉन्सिक के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, क्या तुम अपनी दादी के खिलाफ़ जा सकते हो। गॉन्सिक उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। एहसान रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है और कहने लगती है कि मेरा अब कोई भी घर नहीं है, एक तुम ही हो जिसे मेरी परवाह है। ये कहकर वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी गॉन्सिक उसे एक पोएट्री सुनाता है और गॉन्सिक उसे एक लंबी चौड़ी पोएट्री सुनाता है। ये उसने इसलिए याद की होती है क्योंकि एहसान ने उससे कहा था कि वो ऐसे लड़के से कभी भी शादी नहीं करेगी जिसे एक कविता भी नहीं आती हो। एहसान रोते हुए गॉन्सिक से कहने लगती है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी पोएट्री ही आती है तो क्या इससे मेरा कॉलेज का फ़ी थोड़ी ना भर जाएगा और मेरे पोएट बनने के सपने का क्या होगा। गॉन्सिक उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने का वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। एहसान उसे मारते हुए कहने लगती है कि कम से कम झूठी तसल्ली ही दे देते, मुझसे कहो कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाओगे। गॉन्सिक उसे गले लगाकर कहने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये सब कहकर वो रोते हुए फिर से उसे वही कविता सुनाने लगता है और फिर एहसान उसे चुप कराने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉन्सिक और एहसान अपने घरों से सामान लेकर एक जगह पर मिलते हैं जहां वो दोनों सारी ज्वेलरी अच्छे से चेक करके अपने बैग में रख देते हैं। एहसान गॉन्सिक से कहती है कि अगर हमने ये जगह छोड़ दी तो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी से पीछे हट सकते हो। गॉन्सिक उससे कहने लगता है कि पता है इन 19 ईयर्स में मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। यह कहकर वो एहसान को किस कर लेता है। अगले सीन में हम उन दोनों को एक शिप में देखते हैं जहां एक आदमी उन दोनों से उनकी आईडी मांग रहा होता है। उन दोनों के पास आईडी नहीं होती है, इसलिए वो दोनों एकदम चुप ही रहते हैं। वो आदमी उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों एडल्ट हो तो फिर जल्दी से मुझे अपनी आईडीज़ दिखाओ, ऐसे डर कर एक कोने में क्यों बैठे हो। गॉन्सिक तो डर कर काँपते हुए उसे एक रिंग देने वाला होता है, लेकिन एहसान उसे रोकते हुए हिम्मत करके उस आदमी से कहने लगती है कि ठीक है तो फेंक दो हम दोनों को इस पानी में। उसे देखकर गॉन्सिक को भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो भी एहसान के साथ खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहने लगता है कि तुम दोनों इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो, आखिर तुम दोनों हो कौन। एहसान उससे झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, अगर माइनर्स होते तो क्या हम शादी करते। वो गॉन्सिक को लेकर दूसरी जगह पर चली जाती है। इसके बाद वो दोनों बुसान में एक ज्वेलरी शॉप पर घर से लाई हुई ज्वेलरी बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ की ऑनर को उन दोनों पर शक होने लगता है, इसलिए वह भी उन दोनों से उनकी आईडीज़ मांगती है, जिस पर एहसान उनसे कहने लगती है कि हम दोनों अपनी आईडीज़ घर पर ही भूल गए। शॉप की ऑनर उनसे कहने लगती है कि मुझे पता ही था कि तुम दोनों यही कहोगे, यह सब चोरी का सामान है ना, तुम दोनों चोर हो ना। गॉन्सिक उस लेडी से कहता है कि हम दोनों चोर नहीं हैं, बल्कि हम दोनों भाग कर आए हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां वो होटल के मालिक से कहते हैं कि हमारे वॉलेट चोरी हो गए हैं और उसी वॉलेट में हमारी आईडीज़ थी। फिर वो होटल के ओनर को एक रिंग देते हुए कहते हैं कि इसे रख लो और हमें एक रूम रेंट पर दे दो। तभी वहाँ होटल की ऑनर की वाइफ आकर उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, तो तुम दोनों यहाँ पर हनीमून के लिए आए हो ना। एहसान हाँ कहती है तो वो लेडीज़ उन दोनों को एक रूम की चाबी दे देती है। गॉन्सिक हैरानी से पूछता है कि आप हमें बिना पैसों के ही कमरा दे रहे हैं। वो लेडी कहने लगती है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे वॉलेट चोरी हो गए हैं, बुसान वालों का दिल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ एहसान गॉन्सिक से पूछती है कि तुमने हमारे बारे में दादी से बात क्यों नहीं की, तुम उनसे इतना ज़्यादा डरते क्यों हो। गॉन्सिक उससे कहने लगता है कि मैं अपनी दादी से डरता नहीं, बस मुझे इस बात का डर रहता है कि कहीं वो तुम्हें परेशान ना करे। फिर एहसान उससे कहने लगती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, तुम्हें अपनी रनिंग छोड़नी पड़ी। गॉन्सिक उससे कहता है कि मैं उसमें कहाँ अच्छा था, मैं तो बस फ्री का ब्रेड और मिल्क खाने के लिए जाता था। वो आगे कहता है कि मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करूँगा और तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना। एहसान उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। गॉन्सिक अपना बिस्तर एहसान के बिस्तर से थोड़ी दूर कर लेता है, जिस पर एहसान उससे कहने लगती है कि बिस्तर इतनी ज़्यादा दूर क्यों बिछाया है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गॉन्सिक की मॉम एहसान के स्टेप डैड के घर आ जाती है और मिनॉग से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि वो तुम्हारे कपड़े पहनकर भागी है। वो मिनॉग को पेपर भी देती है और कहती है कि इस पेपर पर लिखो कि उसने किस तरह और किस कलर के कपड़े पहने थे। मिनॉग जानबूझकर उनसे झूठ बोल देती है और उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ होटल के ऑनर की वाइफ एहसान और गॉन्सिक को फ्री में खाना और ड्रिंक्स देती है और कहने लगती है कि बुसान वालों का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है।
वहीं पर हम देखते हैं कि ग्वानसिक की मॉम उन दोनों को ढूंढने के लिए जेजू आइलैंड से निकल जाती है। इधर होटल में एसॉन सुबह सोकर उठती है और ग्वानसिक कहीं बाहर से आता है। कुछ ही देर में उनके रूम के दरवाजे के नीचे से एक बिल अंदर आता है जिसमें रूम के रेंट के पैसे और सब खाने के पैसे लिखे थे। ये देखकर ग्वानसिक कहने लगता है कि वो लेडी तो ये कह रही थी कि यहाँ पर सब कुछ फ्री में है। तभी ग्वानसिक रूम में अपना सामान के बैग्स चेक करने लगता है लेकिन वो रूम में नहीं होते हैं। ग्वानसिक और एसॉन जाकर होटल के ऑनर को सारी बात बताते हुए उनसे कहते हैं कि हमें सभी रूम्स में चेक करना चाहिए और हमें दूसरे कस्टमर से पूछना चाहिए कहीं कस्टमर ही तो चोर नहीं है, क्या सारे रूम्स में चोरी हुई है। होटल के ऑनर कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक्टिंग बंद करो और जल्दी से रेंट के पैसे निकालो। वो दोनों उस आदमी से कहने लगते हैं कि एक बार अपनी वाइफ से पूछिए, हो सकता है कि उन्होंने कुछ देखा हो। तभी वहाँ ओनर की वाइफ भी आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कोई भी बैग्स नहीं देखे थे, तुम दोनों तो एकदम खाली हाथ आए थे। वो अपनी बेटी से भी पूछती है कि बेटा क्या तुमने इन दोनों के साथ कोई सामान देखा था। उनकी बेटी भी झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। एसॉन और ग्वानसिक उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन ओनर की वाइफ कहने लगती है कि एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाकर उन्हें बता ही देते हैं कि ये दोनों घर से भागे हैं और माइनर्स हैं। वो दोनों भी पुलिस के डर से चुप हो जाते हैं। वहीं ग्वानसिक की माँ ग्वानसिक और एसॉन की मिसिंग कंप्लेंट बुसान के पुलिस स्टेशन में लिखवाती हैं। उधर होटल के ऑनर और उसकी वाइफ ग्वानसिक और एसॉन को बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। एसॉन उन दोनों से कह रही होती है कि जब हमारे पास बैग्स नहीं थे तो तुम्हें हम दोनों को रूम रेंट पर क्यों ही दिया। होटल के ऑनर गुस्से में कहने लगते हैं कि अब पुलिस को बुला ही लेते हैं, आने तो जेजू से तुम्हारे घर वालों को, वही तुम्हारी खैर लेंगे। ग्वानसिक कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम जेजू आइलैंड से आए हैं, हमारे बैग में हमारे बोर्डिंग पास रखे थे। एसॉन रोते हुए उन दोनों से अपना सामान वापस मांगने लगती है और कहने लगती है कि इस बैग में मेरी मॉम की इकलौती फ़ोटो थी। ओनर की वाइफ कहने लगती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने तुम्हारा सामान चुराया है, बेहतर है अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अगर हम अपनी वाली पर आ गए तो तुम दोनों को भी बेच देंगे। इसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास बैठे होते हैं। एसॉन ग्वानसिक से कह रही होती है कि फ्री की चीज़ें लेने से पहले हमें सोचना चाहिए था, हम तो उस कहानी के बच्चों की तरह हो गए हैं जिन्हें एक चुड़ैल ने चॉकलेट का लालच देकर पकड़ लिया था। मुझे लगा था कि वह बच्चे दुनिया के सबसे मूर्ख बच्चे हैं, फ्री की चॉकलेट्स खाते रहे, ये ना सोचकर कि उन्हें ही खाया जाने वाला है। ग्वानसिक एसॉन से पूछता है कि तो फिर आगे उस कहानी में क्या हुआ। एसॉन कहती है कि बच्चों ने चुड़ैल को भट्टी में डाल दिया और मार दिया और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के वक्त में होटल के ऑनर की वाइफ फिर से एक नई लड़की को लूटने की तैयारी कर रही होती है और उधर एसॉन और ग्वानसिक एक दीवार कूदकर चुपके से होटल के अंदर आ जाते हैं। फिर वो दोनों चुपके से उस लड़की के रूम के दरवाजे पर जाकर उससे कहते हैं कि यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं है, आपके सोते ही वो लोग आपका सामान चोरी कर लेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए अपने रूम की लाइट्स ऑफ मत करना। वो लड़की भी यही करती है। उसके रूम की लाइट्स ऑन देखकर ऑनर और उसकी वाइफ भी सो जाते हैं। उन दोनों के सो जाने के बाद वहाँ एसॉन और ग्वानसिक एक प्लान बनाते हैं। एसॉन ग्वानसिक से कहने लगती है कि सबसे पहले मेरी मॉम की फ़ोटो और वो सोने का मेंढक उठाना, और अगर हमें हमारा सामान नहीं मिला तो हम उनका कैश बॉक्स उठाकर भाग जाएंगे। पहले तो ग्वानसिक डर कर काँप रहा होता है लेकिन जैसे ही एसॉन उसे बेबी कहती है तो ग्वानसिक के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो दोनों छुपकर उन चोरों के रूम में आ जाते हैं। अपना सामान ना मिलने पर वो उनका कैश बॉक्स उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते अचानक से एसॉन की नज़र उसकी हेयर पिन पर पड़ जाती है जो कि उन चोरों की बेटी ने लगाई थी। एसॉन रुककर अपनी हेयर पिन निकालने लगती है लेकिन तभी उस बच्चे की आंख खुल जाती है और वह चीखकर अपने पेरेंट्स को भी उठा देती है। ग्वानसिक और एसॉन वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन ऑनर की वाइफ एसॉन को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। वो ग्वानसिक से अपना कैश बॉक्स वापस मांगते हैं लेकिन एसॉन उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। पहले तो ग्वानसिक को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, फिर वो थोड़े पीछे जाकर कैश बॉक्स को ज़मीन पर फेंक देता है और फिर वो होटल के ऑनर को एक ज़ोरदार पंच मारता है। इतने में ही एसॉन भी उस लेडी के सर पर अपना सर मार देती है और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड हो जाता है।